हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के एग्ज़ाम से संबंधित एक और वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। संभवतः सीआरपीसी के जो प्रश्न होंगे वो आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं 50 प्रश्नों को आपको कराने वाला हूं। बाकी के जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपको अगले दो वीडियोस में देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम 150 सीआरपीसी के प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप जो है सीआरपीसी का कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर पाएँ। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने मूल विधि और हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनमें से आपको प्रश्न पूछे जाने की जो है अधिकतम संभावना है। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का ये पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, जमानती अपराध है। जमानती अपराध कौन सा है तो आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाए गए हों, अजमानती अपराध से भिन्न अपराध हों, या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती हों। इस तरह से ये हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो जमानती अपराध के बारे में आपने देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संज्ञेय अपराध नहीं है। तो आपको बताना है संज्ञेय अपराध कौन से नहीं है। तो देखिए, संज्ञेय अपराध की अगर हम बात करें तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, जिसमें पुलिस केवल वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकती है। तो ये संज्ञेय अपराध नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जांच किसके द्वारा की जाती है। तो जांच की अगर हम बात करें तो ये जो जांच होती है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ठीक है, जांच होती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस के द्वारा, यानी अन्वेषण जिसे बोलते हैं। अन्वेषण की यहाँ पर पूछा गया, अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। तो अन्वेषण का जो उद्देश्य होता है वो होता है साक्ष्य का एकत्रण करना, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है उसमें क्या है, सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, साक्ष्य को जो है इकट्ठा किया जाता है। तो पहला ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अपराध है। अपराध क्या है। तो अपराध की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, या फिर पशु अतिचार अधिनियम 1881 की धारा 20 में परिवाद संभव हो। इस तरह के दोनों ही अगर हम बात करें केसेस में ये अपराध कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुलिस रिपोर्ट क्या है। तो देखिए, पुलिस रिपोर्ट की अगर बात करें तो जो धारा 173(2) के अंतर्गत आता है, वहां पर पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है सीआरपीसी की धारा 173(2) में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वारंट मामला क्या है। तो देखिए, वारंट मामला की अगर हम बात करें तो वारंट मामला जो है 2 वर्ष से ज़्यादा कारावास से दंडनीय अपराध जो होते हैं वो वारंट मामला के अंतर्गत आते हैं। परिवाद हो सकता है। परिवाद क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें संज्ञेय मामलों में भी हो सकता है और संज्ञेय मामलों में भी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला है, परिवाद की परिभाषा दी गई है। परिवाद की जो परिभाषा है वो सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है। तो ये दी गई है धारा 2 घ के अंतर्गत। इसको याद कर लीजिएगा, धारा 2 घ के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 जो है उसके अंदर सभी परिभाषाएं लगभग दी गई हैं। तो उनको अच्छे से ध्यान कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एक परिभाषा जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई। तो दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। देखिए, 73 में ये बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बोला जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये प्रवृत्त हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। अगला प्रश्न है, सही युग्म बताना है। तो कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रण है, जांच की प्रकृति न्यायिक है और विचारण की भी प्रकृति न्यायिक है। यानी कि तीनों ही हमारे जो पॉइंट हैं वो सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा
सही हो जाएगा। अगला है स्थान में है। स्थान के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो देखिए स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ निर्माण जो है, या फिर तंबू हो, या फिर कोई यान हो, ये सारे ही स्थान के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है दंड न्यायालय का वर्ग नहीं है। दंड न्यायालय का कौन सा वर्ग नहीं है? तो हम बात करें जैसे सेशन न्यायालय एक दंड न्यायालय का वर्ग है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय का वर्ग है, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो भी दंड न्यायालय का वर्ग होता है। तो इसका अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है सेशन खंड के लिए सेशन न्यायाधीश स्थापित होगा। सेशन खंड के लिए जो सेशन न्यायाधीश होता है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगला है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल क्या होता है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है उसका कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अधीनस्थ होता है। जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट होता है वो किसका अधीनस्थ होता है? तो ये जो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ रहता है। इसके बाद अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अन्वेषण का भी उद्देश्य आपको बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध जो है साक्ष्य एकत्रित करना है, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य। अगला है अपर सेशन न्यायालय कितना दंडादेश दे सकता है? अपर सेशन न्यायालय जो है कितना दंडादेश दे सकता है? तो ये दे सकता है मृत्यु दंडादेश तक, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। यानी अगर हम बात करें अपर सेशन न्यायालय की, तो ये सेशन कोर्ट जो होता है वो मृत्यु दंडादेश तक दे सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला है धारा 27 के अनुसार किशोर क्या है? धारा 27 में किशोर की परिभाषा दी हुई है, किशोर के बारे में बताया है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि किशोर क्या है। तो किशोर जो है 16 वर्ष से कम आयु के जो भी होता है उसको किशोर की श्रेणी में रखा जाता है। धारा 32 के अनुसार शक्ति कौन प्रदान कर सकता है? तो धारा 32 के अनुसार शक्ति कौन प्रदान करता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये राज्य सरकार या उच्च न्यायालय जो है इसकी शक्ति प्रदान करता है। और अगला प्रश्न है शक्ति वापस कौन ले सकता है? अगर हम बात करें शक्ति जो वापस है वो कौन ले सकता है? तो ये है राज्य सरकार या उच्च न्यायालय जिसने प्रदान की है। देखिए कोई भी पावर देने की अथॉरिटी जिसके पास होती है वही पावर को वापस ले सकता है। तो राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दे सकता है तो वही शक्ति को वापस ले सकता है। कब जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? तो जो जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करेगी इसके बारे में बताया गया है। तो ये है अगर हम बात करें लोक संपत्ति की क्षति पहुंचाने का प्रयत्न हो, या फिर परिशांति भंग का निवारण हो, या फिर जिसे वह मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत हो। तो इन तीनों ही केस में जनता चाहे तो खुद से गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें जनता द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी? तो ऐसा कौन सा वर्ग है? तो इसमें अगर हम बात करें धारा 140 से लेकर 142 तक की आईपीसी की, जिसमें जो है जनता के द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी। पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? तो पुलिस को कब अथॉरिटी है बिना वारंट गिरफ्तारी की? तो ये है अगर हम बात करें धारा 41 में। धारा 41 के अंतर्गत जो है पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। बिना वारंट गिरफ्तार किए जाने के आधार नहीं है। तो आधार कौन सा नहीं है? यानी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से आधार हैं जिसके दौरान जो है बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो देखिए संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका हो तो उसकी आप गिरफ्तारी बिना वारंट हो सकती है। राज्य सरकार का उद्घोषित अपराधी हो तो बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, और विधि पूर्ण अभिरक्षा से भागा हो तब भी बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर 323 अगर हम बात करें आईपीसी का अपराधी हो, यानी कि जो चोट होती है 323 में उसका अपराधी हो, तो उसमें बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला है धारा 44 में कौन से मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया गया है? धारा 44 में कौन से मजिस्ट्रेट का उल्लेख है? तो देखिए इसमें जो उल्लेख किया गया है वो कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। अगला है प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है? जो प्राइवेट व्यक्ति होता है वो किसे गिरफ्तार कर सकता है? तो जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या अजमानतीय अपराध करे। ठीक है। तो प्राइवेट व्यक्ति किसी भी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर सकता है जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया हो या अजमानतीय अपराध किया हो। ठीक है। अगला है संघ के सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी संभव है? तो संघ के सशस्त्र बलों की गिरफ्तारी
कब संभव है आपको बताना है, तो यह है केंद्र या राज्य सरकार की सहमति लेकर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग निकलता है तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कब किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पकड़े गए व्यक्ति को का उन्मोचन हो सकता है। पकड़े गए व्यक्ति का जो उन्मोचन है उस यानी उसको कब छोड़ा जा सकता है, किस किस बेस पर छोड़ा जा सकता है? तो उसको बंद पत्र लेकर छोड़ सकते हैं, जमानत पर छोड़ सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन भी रखकर उसको छोड़ा जा सकता है। तो तीनों ही केस में उसको छोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट किसे करेगा? तो जो पुलिस थाने का एसओ या एसएचओ होता है वो इसकी रिपोर्ट किसको करता है? तो वो करता है जिला मजिस्ट्रेट को या फिर उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को, यानी डीएम या एसडीएम जो होते हैं उनको निर्देश करता है जो एसओ एसएचओ होता है वो। ठीक है। अगला है, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस निरुद्ध रख सकती है। तो बिना वारंट गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को किया गया है तो उसको पुलिस जो है अधिकतम 24 घंटे तक ही रख सकती है थाने में। ठीक है, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कौन है? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की अगर हम बात करें, यानी कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर की बात करें, तो जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हो या फिर जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की 2 में कोई योग्यता हो। तो ऐसे दोनों ही केस में जो है वो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी कहलाएगा, यानी डॉक्टर कहलाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता है। कौन कर सकता है अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए? तो इसमें जो है वो उपनिरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी, यानी कि उपनिरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर से ऊपर के जो भी अधिकारी हैं वो अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा कराने की प्रार्थना कर सकते हैं, यानी अभियुक्त की जो है मेडिकल करा सकते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति के पास नहीं है? तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास देखिए कौन कौन से अधिकार हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये है, जमानत के अधिकार की सूचना देनी होती है, यानी वो उसको अधिकार है। गिरफ्तारी के आधारों का जानना भी उसका अधिकार है, लेकिन जेल में रहने पर हर्जाना लेना ये उसका अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब किसी स्त्री की तलाशी ली जाती है तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, स्त्री की तलाशी के दौरान आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो किसी स्त्री द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जानी चाहिए। तो स्त्री की जो तलाशी है वो स्त्री के द्वारा ली जाएगी और शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। ठीक है। अगला है, किसी अन्य विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता को छोड़कर यदि अपराध 3 वर्ष या उससे ज़्यादा किंतु 7 वर्ष के अधिक कारावास से दंडनीय है तब क्या होगा? तब आपको बताना है। तो ये एक संज्ञेय अपराध होगा या अजमानती अपराध होगा। देखिए, संज्ञेय और जमानती अपराध होते हैं अगर वो जो अपराध है 3 वर्ष या उससे ज़्यादा का है लेकिन 7 वर्षों से अधिक कारावास से दंडनीय है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में संज्ञेय अपराध होता है। अगला है, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो अगर हम बात करें तो वो जो है ऐसी अवधि के लिए कारावास दे सकता है जो 3 वर्ष से अधिक हो, यानी 3 से वर्ष से अधिक वर्ष तक का कारावास दे सकता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम। ठीक है। अगला है, किसी भी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है उसको पुलिस अभिरक्षा में अगर उसे गिरफ्तार किया गया है, बिना वारंट किया गया है, तो उसको अधिकतम 24 घंटे तक, यानी 24 घंटे से अधिक जो है उसको पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो अधिकतम जो है 24 घंटे तक, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से हाजिर होने को विवश करने की आदेशिका को क्या कहते हैं? तो देखिए, हाजिर होने की आदेशिका है, अगर हम बात करें समन होता है, वारंट होता है। ठीक है, तो ऐसे दोनों ही केस में उसको विवश किया जाता है, उसे हाजिर होने बुलाया जाता है, और अगर वो नहीं आता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में इसके जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी समन और वारंट। अगला है, सम्मन की कितनी प्रतियां जारी होती हैं? तो जो सम्मन होता है वो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसकी जो है अगर हम बात करें 2 प्रतियां होती हैं। एक जिसके लिए सम्मन जारी किया जा रहा है उसको दी जाती है, और एक खुद के पास रिसीप्ट रखी जाती है। ठीक है,
समन की तामील कौन कैसे होगी? समन की तामील जो होती है वो कैसे होती है? तो देखिए, समन की तामील की बात करें तो पुलिस अधिकारी समन की तामील करता है, ठीक है? राज्य सरकार द्वारा नियमों का समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है या फिर कोई अन्य लोक सेवक के द्वारा भी की जा सकता है। तो तीनों ही केस जो है केसेस में इसका समन की तामील हो सकती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निगमित निकाय या सोसाइटी पर समन की तामील होगी। तो कोई भी निगमित निकाय है या सोसाइटी है उस पर समन की तामील अगर की जानी है तो क्या होगा, निगम के सचिव पर तामील किया जाएगा, निगम के स्थानीय प्रबंधक पर तामील किया जाएगा और अन्य प्रधान अधिकारियों पर भी तामील किया जा सकता है, यानी तीनों ही प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जब समन किए गए व्यक्ति ना मिले तब तामील कहाँ होती है? तो देखिए, जब व्यक्ति जिसके लिए समन जारी किया गया है वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो समन करने की क्या प्रक्रिया रहती है? तो उसमें क्या है, उसके परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्य को, ठीक है, महिला को नहीं, उसके परिवार का जो भी सबसे बड़ा और पुरुष सदस्य होगा उसके लिए जो है समन तामील हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत होगा। तो जब तामील करने वाला अधिकारी ही उपस्थित ना हो और उसकी तामील का सबूत क्या माना जाएगा? तो इसको जो माना जाता है वो माना जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तत्परपित ये एक शपथ पत्र कि ऐसे सम्मन की तामील हो गई है। दूसरा, एक सम्मन की दूसरी प्रति जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोनों ही चीज़ें अगर वो कोर्ट में पेश कर देता है, वो खुद उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे तेल में जो है केसेस में तामील का सबूत इनको माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील निम्न स्थान पर हो सकती है। तो डाक के द्वारा जो समन की तामील है वो किन इस चीज़ों स्थिति में हो सकती है? तो जहाँ पर मामूली तौर पर निवास करता हो, जहाँ कार्य करता हो, जहाँ पर लाभ के प्रायोजन से कार्य करता हो, यानी तीनों ही केसेस में समन की तामील जो है डाक के द्वारा की जा सकती है। अगला है वारंट की अवधि है। वारंट की क्या अवधि होती है? तो वारंट की अवधि की बात करें तो जब तक निष्पादित ना हो जाए और जब तक रद्द ना हो जाए। वारंट जारी होता है तो क्या होता है, या तो वो निष्पादित हो जाए, यानी जिस व्यक्ति को पकड़ने का या वारंट जारी हुआ है उसको पकड़ लिया जाता है, या फिर वो वारंट रद्द कर दिया जाए। ऐसे दोनों केसों तक ही उसकी अवधि रहती है, कोई फिक्स नहीं है। 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन रह सकती है, वो इस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वैध वारंट की क्या आवश्यकताएं नहीं हैं? तो वैध वारंट की आवश्यकताएं कौन कौन सी नहीं है, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो देखिए, लिखित होना चाहिए वारंट, पीठासीन अधिकारी द्वारा मुद्रांकित होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों ही केसेस हैं, लेकिन 2 प्रतियों में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है वारंट 2 प्रतियों में होना चाहिए, ठीक है, समन 2 प्रतियों में होता है, वारंट नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वारंट के प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो वारंट के प्रकार की बात करें, 2 तरह के प्रकार वारंट होते हैं, जमानती और अजमानती। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, जब वारंट अधिकारिता के बाहर जाए तब वह किस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है? तो अधिकारिता से बाहर अगर वारंट भेजा जाता है तो वो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में जो 50 सीआरपीसी के प्रश्नों को कराया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और मैं अच्छे से आपको इनको समझा पाया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको आगे किस तरह की वीडियोस पसंद हैं और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो अपनी जो है कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें लिख सकते हैं। और इसके अगली जो वीडियो है वो जल्द ही मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा और लगातार आपको ये 3 वीडियोस में 50-50 प्रश्न जो होंगे, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे सीआरपीसी के, जो कि सीआरपीसी के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इन 3 वीडियो में जो 150 प्रश्न होंगे इनको कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ सीआरपीसी का कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनमें जो प्रश्न मैंने कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ज़रूर तैयार करिएगा और उनको पढ़ के ज़रूर एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के प्रश्न, रीजनिंग, मैथ्स और जो है आप हिंदी के प्रश्नों को आसानी से
कर पाएँगे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।